Hello guys, welcome back to my YouTube channel and today we will discuss UPTGT English question paper 2021 which was held on 7 August 2021. So guys हमारे पास बुकलेट सीरीज सी है और मैंने कोशिश की है आपको क्रॉस चेक करने के बाद और फुल एनालिसिस के बाद राइट आंसर देने की। हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे और तभी राइट आंसर पर पहुँचेंगे। इससे पहले मैं बता दूँ आपको 2015 और 16 के क्वेश्चन पेपर को भी मैं करा चुकी हूँ, उसे भी आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म ऑफ लिटरेचर और 4 राइटर्स जो यूपीटीजीटी में हैं, शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी पर मैं मैराथन क्लास दे चुकी हूँ, उन्हें भी जाकर आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये क्लासेस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रेज आउट ऑफ गिवन चॉइस सो एज टू कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस। तो गाइज यहाँ पर एक फ्रेज दी हुई है, इसको हमें करेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। करेक्ट सेंटेंस इसका क्या होगा? तो गाइज ये जो सेंटेंस है ये किस तरह का सेंटेंस है? ये सिचुएशन दे दी जाती है, इन्वर्जन का सेंटेंस है गाइज ये, और यहाँ पर हैड आई बीन इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। तो ये जो फर्स्ट है आई हैड बीन देयर सिचुएशन वॉज डिफरेंट, तो ये वॉच यहाँ पर नहीं आएगा और आई हैड बीन इस तरह से ये नहीं बनेगा सेंटेंस, और बी में भी आई वाज देयर, ये दोनों ही सेंटेंस रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट हो जाएगा, हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। द बॉस वांटेड टू नो डन द जॉब। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है हमारा पास्ट का सेंटेंस है, ये वांटेड टू नो से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो यहाँ पर जो करेक्ट वर्ब फॉर्म आएगी हाउ आई हैड आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। फाइंड आउट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एम्पल। एम्पल का एंटोनिम क्या होगा गाइज? तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि एम्पल का मतलब क्या होता है। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर। जो एम्पल है इसका मतलब होता है प्रचुर, एम्पल प्रचुर मात्रा में, ठीक है, प्रचुर मात्रा में। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा सफिशिएंट, स्कार्सिटी, इनफ तो हो नहीं सकता गाइज, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। मीगर इसका राइट हो जाएगा। मीगर अल्प मात्रा को कहते हैं। मीगर किसको कहते हैं? अल्प मात्रा को, अल्प मात्रा को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। तो ये शेक्सपियर का कौन सा वर्क है जो इन्होंने फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन इसको कहा है? तो गाइज हीरो एंड लिएंडर ये तो नहीं है। द रेप ऑफ ल्यूक्रेस शेक्सपियर का ही वर्क है, लेकिन इसको भी इन्होंने ये नहीं कहा है। तो जो वीनस एंड एडोनिस है यही इनका पहला वर्क है गाइज, सबसे फर्स्ट वर्क है इनका, और इसी को इन्होंने कहा है द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। ये 6 लाइन स्टैंजा में लिखा गया है, 6 लाइन स्टैंजा में लिखा गया है इसको। और ये जो रेप ऑफ ल्यूक्रेस है ये 7 लाइन स्टैंजा में लिखा गया है, 7 लाइन स्टैंजा में, ठीक है गाइज। चलिए, और कॉमेडी ऑफ एरर इनका प्ले है। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट गाइज। क्वेश्चन नंबर 5, द कैरेक्टर ऑफिलिया एंड गर्टरूड अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले। तो जो कैरेक्टर हैं ओफिलिया और गर्टरूड ये किस प्ले में आते हैं? ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे, ये आते हैं हैमलेट में। हैमलेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ में ये नहीं आते, क्योंकि जो गर्टरूड है हैमलेट की मदर ही होती है और ओफिलिया उसकी ब्लड का नाम है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। इनमें से कौन सा है जो मिसमैच्ड है? एक मिनट गाइस। विलियम शेक्सपियर ट्रू लव लिखा है इन्होंने। विलियम शेक्सपियर कार्पे डाइम ये इनका वर्क नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ रिवॉल्यूशन और विलियम वर्ड्सवर्थ रिटन इन अर्ली स्प्रिंग ये विलियम वर्ड्सवर्थ के ही वर्क हैं। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेट करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, और रिटन इन अर्ली स्प्रिंग भी इनका वर्क है। और ट्रू लव शेक्सपियर का सोनेट है गाइस। तो यहाँ पर जो कार्पे डाइम है, कार्पे डाइम शेक्सपियर का वर्क नहीं है गाइस, ठीक है। कार्पे डाइम का जो मतलब होता है सीज द डे होता है, और ये जो टर्म है ये होरेस ने दी है गाइस। किसने दी है? होरेस ने। कार्पे डाइम किसने दी है? होरेस ने, HORECE, होरेस, ठीक है, ये होरेस ने दी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड आउट एप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्मेड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस। हमारे पास है साधारण सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस है, इससे हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है गाइस। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? वी हैड ए वेरी मैरी टाइम ऑफ इट लास्ट नाइट। तो जो वेरी मैरी है इसको व्हाट ए मैरी में चेंज कर दिया जाता है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट मैरी टाइम दे हैड दिस नाइट। ये तो होगा नहीं, तो व्हाट ए मैरी, मैंने बताया आपको व्हाट ए मैरी, तो सी और डी में से कोई भी हो सकता है। तो व्हाट ए मैरी टाइम वी हैड ऑफ इट लास्ट नाइट, या व्हाट ए मैरी टाइम दे हैड, तो दे हैव ऑन इट लास्ट नाइट। ठीक है, तो यहाँ पर वी की बात हो रही है, तो हम दे की तो बात कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर ड्रामा विच प्ले वाज ओमिटेड। कौन सा प्ले था शेक्सपियर का जिसे ओमिट कर दिया गया था इनके फर्स्ट फोलियो से? जो फर्स्ट फोलियो इनका आया था, फर्स्ट फोलियो एडिशन 1623 में आया था, तो इससे ओमिटेड कर दिया गया था इनके कौन? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव fill in the gap in the following sentence. Is a connected narrative of the author's life with some stress on introspection. तो यहाँ पर क्या आएगा गाइस? ये पूछ रहा है कि एक ऐसा वर्क जो ऑथर की लाइफ से कनेक्ट होता है, ठीक है, और जो राइटर है उसकी निजी लाइफ को एक्सप्लेन करता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑटोबायोग्राफी। आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कंसीडर द 4 ऑप्शन कंप्राइजिंग द कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें एरर पार्ट को हमें फाइंड आउट करना है। क्या होगा हमारा राइट आंसर? द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज। देखिए गाइस यहाँ पर जो दैट द कॉलेज हैड टू, ये भी ठीक है, स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स, ये भी ठीक है। तो गाइज यहाँ पर द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर नहीं आएगा, यहाँ पर अप्लाइंग वाज सो लार्ज। ठीक है, ये अप्लाइंग के अकॉर्डिंग जो हम वर्ब का यूज़ करेंगे, अप्लाइंग के अकॉर्डिंग करेंगे, तो यहाँ पर वर्ब का यूज़ होगा वाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। एक वर्ड को हम, इस फ्रेज को एक वर्ड में चेंज करना है हमें, यहाँ पर वन वर्ड चेंज में इसे चूज़ करना है। तो हमारे पास फ्रेज है टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री, जिसे अपनी ही कंट्री से बैनिश कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है, निर्वासित कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, एक्सपेट्रिएट ही इसका राइट आंसर है। एक्सपेट्रिएट का मीनिंग होता है निर्वासित व्यक्ति, तो यही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज ए रोमन प्ले। इनका कौन सा प्ले है जिसे रोमन प्ले की उसमें नहीं रखा जाता है? तो ये है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा रोमन प्ले है, जूलियस सीजर रोमन प्ले है, हैमलेट इनकी ग्रेट ट्रेजेडीज में है, और कोरियोलैनस भी रोमन प्ले है। तो गाइज जो हैमलेट है यही इनका आउट है, इसे ये रोमन प्ले नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13, विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? ही वॉज अ गुड टीचर बट ए पुअर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गाइस, यहाँ पर अपोजिट हमें देखने के लिए मिल रहा है गुड टीचर एंड पुअर स्टूडेंट के बीच में। तो ये आयरनी तो है नहीं, एंटी क्लाइमैक्स भी ये नहीं है, क्योंकि एंटी क्लाइमैक्स जो होता है निराशाजनक घटना होती है, बैथोस जो सडन चेंज होता है किसी भी वर्क में या पोयम में, आयरनी आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीथीसिस, यानी कि अपोजिट है एक दूसरे के। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेमोर। मेमोर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? इन मेमोर द एम्फेसिस इज नॉट ऑन द ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ।
मेमोर में जो एम्फोसिस होती है इज़ नॉट ऑन द ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ, यानी कि उसकी खुद की नहीं होती है, बट ऑन द पीपल एंड इवेंट्स। ये किसके ऊपर होती है? लोगों के ऊपर और इवेंट्स के ऊपर होती है, दैट द ऑथर्स हैज़ नाउन, जो उसकी जानकारी में होती हैं। ठीक है, तो ये एक डायरी एंट्री की तरह हो सकती है, कोई इवेंट, कोई घटना हो सकती है गाइस उसकी लाइफ की, जो मेमोर होती है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। बाकी को हम देख लेते हैं। मेमोर इज अनदर नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी, नहीं। मेमोर इज अनदर नेम ऑफ बायोग्राफी, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेमोर इज ऑलवेज एपिसोडिक एंड अपीयर्स इन बैलेड फॉर्म ओनली। ये तीनों ही ऑप्शन रॉन्ग है मेमोर के बारे में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने इनमें से कौन से वर्क को नहीं लिखा है? ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी को बिल्कुल लिखा है। ऑन द लेट मैसेक्री इन पाइडमोंट को भी लिखा है इन्होंने। द इनर विजन, क्या ये लिखा है? ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23, इसको भी इन्होंने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी को इन्होंने गाइस नहीं लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसको लिखा है वर्ड्सवर्थ ने। ये वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है, अंतर्दृष्टि, इनर विजन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वन 16, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर भी सेंटेंस में एरर पार्ट हमें देखना है, फाइंड आउट करना है। राजीव वॉज हैप्पी दैट संजय एंड हिज सिस्टर वॉज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। तो कहाँ पर मिस्टेक आपको देखने को मिल रही है गाइस? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं राजीव वॉज हैप्पी दैट संजय एंड हिज सिस्टर, जो है ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल फॉर्म हो गई है। संजय एंड हिज सिस्टर मिलके दोनों प्लूरल फॉर्म में चेंज हो गए हैं। तो यहाँ पर जो ये वाज है, वाज की जगह क्या आ जाएगा गाइस? वर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, करेक्ट स्पेलिंग इज। एनक्रिप्ट की करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है गाइज। तो एनक्रिप्ट की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है ENCRYPT ही होती है गाइज। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, मार्क द पार्ट विद द एरर, रीड द 4 ऑप्शन एज द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर भी हमें एरर फाइंड आउट करना है सेंटेंस के अंदर से। ईच सिगरेट विच ए पर्सन स्मोक्स डज some harm and eventually you may get a serious disease from it effect। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम एक सजेशन दे रहे हैं। हम किसी पर्टिकुलर पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, एक सजेशन दे रहे हैं। ईच सिगरेट विच ए पर्सन स्मोक डज, तो सम हार्म एंड इवेंचुअली इट मे गेट ए, यहाँ पर यू की जगह क्या हो जाएगा? इट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इट यहाँ पर आएगा। तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट वन, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन चूज करनी है गिवन ऑप्शन से। दीज बॉक्सेस आर वेरी हैवी, दे आर फुल ऑफ बुक्स। सिंपल है गाइज, फुल ऑफ बुक्स ही आता है, फुल ऑफ हम यूज करते हैं मोस्टली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग, परहैप्स द प्लेंटिंग नंबर्स फ्लो। बिल्कुल, क्या कोई मुझे बताएगा कि वो क्या गा रही है? तो ये किसकी लाइनें हैं गाइस? अबव लाइन मेंशन लाइन अपीयर इन, कहाँ पर ये लाइनें हमें देखने के लिए मिलती हैं? क्या होगा आपका राइट आंसर? तो गाइस, क्या ये ट्रू लव की लाइनें हैं, या फिर द अनचेंजेबल की लाइनें हैं, या सोलिटरी रिपर की हैं, लूसी ग्रे की हैं? तो सोलिटरी रिपर की ये लाइनें हैं, और जो लड़की होती है उसमें वो सॉन्ग गा रही होती है, लेकिन वो उसे पोएट को समझ नहीं आती है उसकी लाइनें, लेकिन जो उनका रिदम होता है, म्यूजिक जो होता है, उसका जो सिंगिंग होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। उसको उसकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है, और वो उसे बड़े ध्यान से सुनता है और उसको बहुत प्रेज भी करता है उसकी। लेकिन वो कहता है कि क्या कोई मुझे बताएगा कि वो क्या गा रही है? उसको वो लाइनें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि वो स्कॉटिश लैंग्वेज में गा रही होती है गाइस। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोलिटरी रिपर की ये लाइनें हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज़ रिटन द लाइन्स। इन लाइन्स को किसने लिखा है? टू विट, टू व्यू, ए मैरी नॉट, वाइल ग्रेसी जॉन डॉथ कील द पोट, टू विट, टू हु, ए मैरी नोट। तो ये किसने लिखी हैं गाइज? ये जो लाइनें हैं ये विलियम शेक्सपियर की लाइनें हैं गाइज। विलियम शेक्सपियर ने इन्हें लिखा है। ये लव्स लेबर लोस्ट की लाइनें हैं गाइज। जब उसको कंक्लूड किया जाता है लव्स लेबर लोस्ट को, तो उसमें एक सॉन्ग दिया है शेक्सपियर ने कंक्लूड करते हुए उसको।
तो उसी सॉन्ग की ये लाइनें हैं। चलिए नेक्स्ट वन, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 22, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्सिनरी? मर्सिनरी की मीनिंग क्या होती है गाइज? तो इसका मतलब होता है द मोटिव टू अर्न मनी। ठीक है, मर्सिनरी का मतलब होता है द मोटिव टू अर्न मनी, यानी पैसा कमाना ही एक मोटिव होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी? इनमें से कौन सी पोएम है जो गाल्सवर्दी ने नहीं लिखी है? डिवोन टू मी, इसको गाल्सवर्दी ने लिखा है। रसिया अमेरिका, इसको भी लिखा है गाल्सवर्दी ने। ठीक है, और पास्ट को भी गाल्सवर्दी ने लिखा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, एडमोनिशन टू ए ट्रैवल, ये वर्ड्सवर्थ का वर्क है गाइज। एडमोनिशन टू ए ट्रैवल वर्ड्सवर्थ का वर्क है, तो इसे गाल्सवर्दी ने नहीं लिखा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, चूज वन वर्ड फ्रॉम वन ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क। यहाँ पर जो फ्रेज है द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क के लिए वन वर्ड हमें चूज करना है यहाँ से, तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? तो गाइज जो आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स होता है, तो इसके लिए जो वन वर्ड होता है पायरोटेक्निक होता है गाइज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा, पायरोटेक्निक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, 25, मार्क द पार्ट विद द एरर, रीड द 4 ऑप्शन। यहाँ पर भी एरर पार्ट हम सेंटेंस से फाइंड आउट करेंगे। चलिए हमारे पास में 4 ऑप्शन देखेंगे कौन सा में एरर पार्ट है। वन मस्ट ग्रैब एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव वंस इंग्लिश। तो गाइज जब हम वंस से सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसमें यू का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर, इसमें यू है यहाँ पर। इफ़ वन वांट टू इम्प्रूव यहाँ पर आना चाहिए था, तो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव की जगह आ जाएगा इफ़ वन, तो यू की जगह क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। इफ़ वन वांट टू इम्प्रूव वंस इंग्लिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। यहाँ पर एक फ्रेज है हमारे पास और उसके लिए वन वर्ड को हमें चूज करना है, मर्डर ऑफ ए ब्रदर। तो क्या कहते हैं मर्डर ऑफ ए ब्रदर को गाइज? जान लेते हैं सभी के बारे में। जो होमिसाइड होता है गाइज, होमिसाइड किलिंग वन पर्सन बाय अनदर पर्सन, किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को मार देना किसी के द्वारा, उसे होमिसाइड कहते हैं। और फैट्रीसाइड यही है, मर्डर ऑफ ए ब्रदर, ये हमारा राइट आंसर है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी फैट्रीसाइड, मर्डर ऑफ ए ब्रदर। इन्फेंटिसाइड किसी बच्चे का मर्डर कर देना, और सोरोसाइड सिस्टर का मर्डर होता है गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट स्पेलिंग इज, यहाँ पर पूछी गई है करेक्ट स्पेलिंग। तो कॉन्सोनेंटल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? तो कॉन्सोनेंटल की जो करेक्ट स्पेलिंग है गाइस, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट है, CONSONANTAL। तो आप देखेंगे यहाँ पर CONSONANTAL, यानी कि 2 टाइम ए और 2 टाइम ओ का यहाँ पर यूज़ किया गया है इसके अंदर, तो ये आपने ध्यान रखना है। द करेक्ट स्पेलिंग इज, नेक्स्ट भी करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है 28 में, गायनोकोलॉजिस्ट की। तो गायनोकोलॉजिस्ट की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या होती है? गायनोकोलॉजिस्ट में जी के बाद जस्ट वाई आता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, और सी में भी जी के बाद वाई नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। लेकिन गायनोकोलॉजिस्ट की स्पेलिंग भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। कहीं और फिर अगर इसकी पूछी गई स्पेलिंग और कहीं और पर कोई वर्ड ऐसा दे दिया कि ओ की जगह ए या ई रख दिया, तब भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है, GYNAE गायनोकोलॉजिस्ट, GYNAECOLOGIST। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, विच इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर कौन सा वर्ड है जो करेक्टली स्पेल्ड है इनमें से? कॉम्प्रीहेंसिबल, कॉन्टेम्प्टिबल और कॉर्पोरियल, कौन सा करेक्ट है 29 के अंदर? तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर यही करेक्ट है, कॉन्टेम्प्टिबल। ठीक है, कॉन्टेम्प्टिबल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, CONTEMPTIBLE, कॉन्टेम्प्टिबल।
नेक्स्ट वन, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक सेंटेंस है हमारे पास जिसे हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। दिस स्टोरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल टोल्ड, इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें चेंज करना है। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर दिस स्टोरी इज़ नरेटेड ब्यूटीफुल्ली, ये नहीं हो सकता है एक्सक्लेमेटरी में। एक्सक्लेमेटरी को हम हाउ से स्टार्ट करेंगे, तो ये दोनों ए और बी तो रॉन्ग हो जाते हैं, दिस से स्टार्ट हैं। सी को देख लेते हैं, हाउ ग्रेसफुल द राइटर इज इन टेलिंग दिस, नो नो ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, हाउ ब्यूटीफुली दिस स्टोरी इज टोल्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, जैक बाथविक इज ए करेक्टर इन। जैक बाथविक कहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है? तो ये जो जैक बाथविक है सिल्वर बॉक्स का कैरेक्टर है गाइस। जॉन गाल्सवर्दी ने लिखा है सिल्वर बॉक्स को, और ये सिल्वर बॉक्स का कैरेक्टर है। चलिए नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा एंड सो डिसाइडेड साइंस ऑफ इमेच्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर शेक्सपियर का कौन सा वर्क है जो 6 लाइन स्टैंजा में लिखा गया है और इमेच्योरिटी उसमें देखने के लिए मिलती है? तो गाइस ये वीनस एंड एडोनिस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। यही इनका फर्स्ट वर्क है, 6 लाइन स्टैंजा में इसको लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, 33, एक मिनट। A 7 line iambic pentameter stanza rhyming A B A B C C is called। 7 line iambic pentameter stanza जो होता है उसको, जिसकी राइमिंग स्कीम होती है A B A B B C C, तो उसे क्या कहते हैं? उसे दूसरा नाम क्या है उसका? तो गाइस हेरोइक कपलेट तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि 7 लाइन का स्टेंजा कपलेट नहीं होता, टर्सेट भी नहीं होता, टर्जरी राइमा भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, राइम रॉयल उसको कहते हैं 7 लाइन के स्टेंजा को। ठीक है, और टर्सेट 3 लाइन का स्टेंजा होता है, टर्जा राइमा भी 3 लाइन का स्टेंजा होता है, हेरोइक कपलेट 2 लाइन का स्टेंजा होता है गाइस, जो शेक्सपियर की सोनेट में अक्सर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट बाय जॉन मिल्टन। इनमें से कौन सा वर्क है जो जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है? ऑफ एजुकेशन जॉन मिल्टन ने लिखा है इसे, एरोपेजिटा को भी लिखा है, ऑन शेक्सपियर भी लिखा है, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड इसे मिल्टन ने नहीं लिखा है गाइस। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, एक मिनट, ये राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। जो वर्ड्सवर्थ का वर्क है द बॉर्डर, ये प्रोज वर्क कहा जाता है उनका, और ये किस कैटेगरी के अंदर आता है गाइस? तो ये वर्स ट्रेजेडी है, इसको कहते हैं वर्स ट्रेजेडी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन। जो मिल्टन ने लिखा था ऑन शेक्सपियर, ठीक है, ये वर्क ऑन शेक्सपियर मिल्टन का है। तो ये कब पब्लिश हुआ था? तो ये पब्लिश हुआ था 1632 में गाइस। ये राइट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी। जब फर्स्ट फोलियो आया था शेक्सपियर का, उसी में इसको पब्लिश कराया गया था एनोनिमसली, मिल्टन का नाम इसमें नहीं दिया गया था। ओके गाइस, इसको नरेट किया गया था 1630 में। 1630 में ये नरेट हुआ था और पब्लिश हुआ था 1632 में। चलिए नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ भी एक सेंटेंस दिया हुआ है और एरर पार्ट पूछ लिया गया है। नाइदर माई ब्रदर नोर माई ब्रदर इन लॉ। तो गाइस नाइदर माई ब्रदर नोर माई ब्रदर इन लॉ सिंगुलर हैं दोनों सब्जेक्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग दैट हम वर्ब का यूज करेंगे, वेयर यहाँ पर यूज किया गया है जो गलत है, ठीक है। तो ये इसकी जगह आ जाएगा वॉज एबल टू हेल्प मी इन द वर्क, वॉज, ठीक है, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन को चूज करना है। द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट द वायरस। जो न्यू मेडिसिन है वो प्रिवेंट करती है वायरस को ग्रोइंग करने से, ठीक है। वायरस फ्रॉम ग्रोइंग यहाँ पर होना चाहिए 38 का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 39, अमंग फॉलोइंग स्टेट सेंटेंस विच इज नॉट करेक्टली पंक्चुएटेड। इन सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस है जिसे करेक्टली पंक्चुएट नहीं किया गया है? राम द सन ऑफ दशरथ किल्ड रावण, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कोमा आना चाहिए था, तो कोमा है यहाँ पर, और राम के बाद भी कोमा है, बिल्कुल ठीक है। मैन
तो ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिया हुआ है, सिर्फ मैन है, तो ये यही यहाँ पर मुझे गलत लग रहा है गाइज। आई टोल्ड हिम दैट आई वुड हेल्प हिम, ये भी सही है। इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, ये सेमी कॉलम यहाँ पर है, इवन हिज एनिमीज से सो। तो गाइज ये भी सही है, डी ऑप्शन भी सही है इनका। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रॉन्ग है गाइज। मैन के बाद यहाँ पर कोमा आना चाहिए था सिर्फ, ठीक है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर ये नहीं होना चाहिए था। मैन के बाद कोमा आना चाहिए था। ही सेड इज ए पॉलिटिकल एनिमल, तो ये गलत है यहाँ पर। इसके बाद भी इसे पॉलिटिकल एनिमल, यहाँ पर भी कोमा आना चाहिए था इसके बाद, लेकिन ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्टली पंक्चुएट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द करेक्टर बियट्रिस एंड बेंटिकनिया, बियनका है गाइस, ये यहाँ पर बियनका होना चाहिए, ये आयोग ने ही इसी तरह से छापा हुआ है क्वेश्चन पेपर, देखिए मिस्टेक है इसमें, तो ये यहाँ पर बियनका है। बियट्रिस एंड बियनका अपीयर इन शेक्सपियर प्ले, तो शेक्सपियर के कौन से प्ले में ये देखने के लिए मिलती हैं, तो लव्स लेबर लॉस्ट में ये दोनों देखने के लिए मिलती हैं, बियट्रिस एंड बियनका। चलिए नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ ओड, इनमें से कौन सा वर्क है जो ओड की फॉर्म में नहीं होता। पिंडारिक ओड होता है गाइस, आपने सुना होगा, पिंडारिक ओड होता है, होरेशियन ओड भी होता है, और इरेगुलर ओड भी होता है गाइस। तो जो जैकोबियन है ये ओड नहीं होता, ये क्या है, जैकोबियन एज होती है। तो यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बैलेट, बैलेट का मेजर कैरेक्टर्स कौन सा नहीं है, 4 ऑप्शन में से देखेंगे। इट टेल्स ए स्टोरी ऑफन विद म्यूजिकल अकम्पनीमेंट, यस ये ठीक है। इट यूजुअली डील्स विद ए सिंगल एपिसोड, ये भी ठीक है। इट इज़ कॉमिक इन नेचर, ये जरूरी नहीं है। द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू डायलॉग एंड एक्शन, तो गाइज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये कॉमिक नेचर से ये कॉमिक हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये बैलेट होता है, ठीक है, तो ये कॉमिक नहीं होते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट वन, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन हमें चूज करनी है। वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी इनटू सेवरल पार्ट ही होना चाहिए गाइस, यहाँ पर विद अमोंग और ऑफ का, तो यहाँ पर राइट नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, इनटू प्रॉपर्टी इनटू सेवरल पार्ट। नेक्स्ट वन, आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा, ठीक है, मैंने उसे नहीं देखा लास्ट मंथ, एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया गया है और पर्टिकुलर टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा गाइज, ऑफ एनी एक्सक्यूज, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडाइग्नेशन, इंडाइग्नेशन का मीनिंग क्या होता है, एक मिनट गाइस, तो एंगर विद सरप्राइज, इंडाइग्नेशन का मीनिंग होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, इंडाइग्नेशन एंगर विद सरप्राइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, द करेक्ट स्पेलिंग इज, इनमें से फ्लफी की करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है, फ्लफी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, तो फ्लफी की करेक्ट स्पेलिंग होती है गाइज FLUFFY, ठीक है, FLUFFY, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन द गिवन ऑप्शन, यहाँ पर भी हमें प्रीपोजिशन को चूज करना है। आई ब्रोक दिस ग्लास एट एक्सीडेंट, इन एक्सीडेंट, ऑफ एक्सीडेंट तो नहीं होगा, बाय एक्सीडेंट ये हो सकता है गाइस 48 का, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट हो जाएगा, आई ब्रोक दिस ग्लास बाय एक्सीडेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है द लाइन द सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल अपार्ट अपीयर इन, तो ये लाइनें कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, द सोल वॉज लाइक ए स्टार, और किसने कही हैं, ये किसके लिए, ये भी बताना है आपको। तो गाइज ये देखने के लिए मिलती हैं हमें लंदन 1802 में, तो ये लंदन 1802 किसका वर्क है, ये वर्ड्सवर्थ का वर्क है। वर्ड्सवर्थ ने ये मिल्टन के लिए लिखा है, किसके लिए लिखा है, मिल्टन के लिए, ठीक है, मिल्टन के लिए लिखा है। चलिए नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्टल एलिजी, इनमें से पेस्टल एलिजी कौन सी है,
तो पेस्टल एलर्जी जो है गाइज, इनमें से एलर्जी रिटेन इन कंट्री टर्शियर तो नहीं है, इन मेमोर भी नहीं होती एलर्जी, और डू यू नो एलर्जी भी नहीं होती। तो ये लेसिडस जो है ये पेस्टल एलर्जी है, जिसे मिल्टन ने लिखा है अपने दोस्त के लिए। चलिए नेक्स्ट वन, ए फैक्चुअल अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ एग्जामाइन ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टैक्स रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड। क्या कहते हैं इसको? ठीक है, एक पर्सन की लाइफ से, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, सभी इंफॉर्मेशन होती हैं उससे रिलेटेड, सभी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती हैं एक पर्सन की लाइफ की। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज? तो ये हो जाएगा बायोग्राफी, क्योंकि वो खुद तो नहीं लिखता है, किसी दूसरे के द्वारा एक फैक्चुअल अकाउंट होता है किसी पर्सन की लाइफ का। ठीक है, तो इसे कहेंगे बायोग्राफी। नेक्स्ट वन, चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। यहाँ पर भी एक फ्रेज है जिसके लिए हमें वन वर्ड चूज करना है। ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, किसी खतरनाक बीमारी से रिकवर होना गाइस, इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर जो कन्वल्सेंस वर्ड है ये इससे रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, कन्वल्सेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, द करेक्ट स्पेलिंग इज, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? डिफरेंशियल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है गाइस? तो डिफरेंशियल की करेक्ट स्पेलिंग होती है DIFFERENTIAL, SIAL। ठीक है, नहीं होगा, CIAL नहीं होगा, और यहाँ पर डबल F है, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ जो ए ऑप्शन है इसमें भी TIAL है, लेकिन डबल F नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर भी हमें करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। इसके अंदर 4 ऑप्शन है हमारे पास। ही गिव मी मच टू पेन, मच टू पेन गाइस, यहाँ पर तो टू पेन, इसमें मिस्टेक निकल गई है, ये तो करेक्ट है नहीं। आई शैल गो जस्ट नाउ, ये देखेंगे। सी ही ऑलवेज गेट सक्सीड सिंस ही हार्डली वर्क, ही हार्डली वर्क नहीं होता, ही वर्क हार्ड होता है, यहाँ पर भी मिस्टेक है। आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू, तो टू ग्लैड की जगह सो ग्लैड होना चाहिए था यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। आई शैल गो जस्ट नाउ, ये बिल्कुल ठीक है ग्रामेटिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, पिक आउट द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिव बिलो ईच ऑफ द सेंटेंस सो एज ए कंप्लीट थीम। तो यहाँ पर भी हमें प्रीपोजिशन चूज करनी है। वी डिड नॉट गेट होम, तो सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस है पास्ट का। वी डिड नॉट गेट होम, मैं घर नहीं गया। कब तक? 2 AM तक, 2 बजे तक, सुबह 2 बजे तक मैं घर नहीं पहुंचा। तो यहाँ पर आफ्टर 2 एट का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, टिल 2 AM, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इन द फोरसाइट सागा, द फोरसाइट बिलोंग टू ए कंट्री साइड फैमिली, ये किससे बिलोंग करता है? जो फोरसाइट सागा है, फोरसाइट किससे बिलोंग करता है फोरसाइट सागा में? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा गाइज, ए टिपिकल सिटी फैमिली इसका राइट आंसर है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी के बारे में पूछ ली गई है कि यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट ऑटोबायोग्राफी के बारे में करेक्ट है। देखते हैं, इट इज़ रिटन बाय ग्रेट ऑथर ऑन ए लाइफ ऑफ फेलो ऑथर, बिल्कुल नहीं, करेक्ट पूछी गई है। तो हम देखेंगे ये ए ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, चलिए ए गलत है। नेक्स्ट है, इट इज़ रिटन बाय ए स्कॉलर ऑन ए लाइफ ऑफ ए फेलो स्कॉलर, ये भी गलत हो गया है। इट इज़ ए मेमोर, ये भी गलत हो गया, ये मेमोर नहीं होती है ऑटोबायोग्राफी। द फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज ऑल्सो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, द कन्फेशन ऑफ सेंट अगस्टाइन रिटन इन 4th सेंचुरी। ठीक है, ये इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फुल्ली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी जो है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल होती है, और कन्फेशन ये इसका एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, और सेंट अगस्टाइन ने जो लिखी थी 4th सेंचुरी में। ठीक है, तो यही ऑटोबायोग्राफी का एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, माई व्यू मे बी डिफरेंट दैट्स योर्स, यहाँ पर प्रीपोजिशन चूज करनी है हमें। बट यू शुड नॉट बी इनडिफरेंट दैट्स योर इंटरेस्ट, तो प्रीपोजिशन चूज करेंगे। माई व्यू मे बी डिफरेंट फ्रॉम योर्स तो नहीं आएगा गाइस, टू योर्स, तुम्हारे लिए, मेरे विचार जो तुम्हारे लिए डिफरेंट हो सकते हैं। बट यू शुड नॉट बी इंडिफरेंट योर इंटरेस्ट, तुम्हें अपने जो इंटरेस्ट से अलग नहीं होना है, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है उससे तुम्हें अलग नहीं होना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट वन, हु कॉल शेक्सपियर्स जोनेस फैक्टम ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड। कौन कह सकता है शेक्सपियर को जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। ये कंप्लीट फ्रेज है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। किसने कहा है? क्रिस्टोफर मार्लो। तो उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे, वो नहीं कह सकते। सैमुअल जॉनसन भी नहीं कहेंगे, रॉबर्ट ग्रीन ऐसा कर सकते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ भी नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा गाइज। रॉबर्ट ग्रीन ने ही उनको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन कहा है, क्योंकि ये जेलस थे उनसे और ये इस तरह के कमेंट्स उनके बारे में करते रहते थे। जोनस फैक्टेटम इसका दूसरा नाम है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रेनेसा हैड इट्स फुल इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर इन। जो रेनेसा है इंग्लिश लिटरेचर पर इसका फुल इम्पैक्ट किस सेंचुरी में रहा? तो गाइस ये जो रेनेसा है इसका फुल इम्पैक्ट 16th सेंचुरी पे में रहा इंग्लिश लिटरेचर पर। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज ए नॉवलेट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी ने जो कौन सा वर्क लिखा है जो एक नॉवलेट के रूप से जाना जाता है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जोसलिन। जोसलिन को नॉवलेट के रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर वाज ए ग्रेट राउंड ऑफ एप्लॉज। यहाँ पर पूछा गया है जो अंडरलाइन वर्ड है उसका ग्रामेटिकल स्टेटस क्या है। ठीक है, तो देयर वॉज ए ग्रेट राउंड ऑफ एप्लॉज। तो ग्रेट राउंड जो है गाइस ये एक नाउन होना चाहिए, नाउन की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। देयर वॉज ए ग्रेट राउंड ऑफ एप्लॉज। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन पे चलते हैं। फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस। देखिए इनकरेक्ट सेंटेंस बहुत पूछे गए हैं गाइस और इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कौन सा है इनकरेक्ट। बट वन थिंग हाउएवर हैज़ नॉट चेंज, यू शुड एक्ट लाइक मी। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। आई विल वेट हियर अंटिल यू कम बैक। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बट वन थिंग हाउएवर हैज़ नॉट चेंज, इनकरेक्ट पूछा गया गाइज। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बट वन थिंग हाउएवर हैज़ नॉट चेंज, तो हम कहेंगे कि बट वन थिंग नेवर चेंज, हाउएवर नेवर चेंज, हैज़ नॉट चेंज, तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हम इस तरह से नहीं बोलते हैं सेंटेंस, बट वन थिंग्स हाउएवर नेवर चेंज, जो कभी चेंज नहीं होती। यू शुड एक्ट लाइक मी, ये बिल्कुल ठीक है। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड भी ठीक है। आई विल वेट हियर अंटिल यू कम बैक, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अपोजिट। अपोजाइट है ये, अपोजाइट का करेक्ट जो है मीनिंग क्या होता है? अपोजाइट का डिफरेंट, अपोजाइट जो होता है गाइस इसका जो मतलब होता है ये उचित होता है, इसको कहते हैं उचित। ठीक है, अपोजाइट क्या होता है मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, एक मिनट। अपोजाइट कहते हैं उचित को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? उचित किससे रिलेट करता है? सुटेबल से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, सुटेबल। ठीक है, नेक्स्ट वन, सम स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन हियर फॉर ट्रेजेडी। फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट। ट्रेजेडी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हम देखेंगे यहाँ पर। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरियस एक्शन लीडिंग ए जॉयस कंक्लूजन फॉर ट्रेजिक हीरो। ये तो सही नहीं है, ट्रेजेडी है तो ट्रेजेडी ही रहती है वो लास्ट तक गाइस, उसमें जॉयस कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट है द ट्रेजिक हीरो विल इवोक बोथ आर पिटी एंड एरर। हाँ ये हो सकता है, ट्रेजिक हीरो विल इवोक, ये जो ट्रेजिक हीरो होता है कहानी के अंदर वो इवोक करता है हमारी पिटी और एरर को। ठीक है, ये टेरर नहीं एरर होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है द हमार्सिया बिकम्स द रीजन ऑफ हिज डिमाइस। ये भी सही लग रहा है, द हमार्सिया बिकम द रीजन ऑफ हिज डिमाइस। जो हमार्सिया है यही एक रीजन होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है द एनेग्नो राइजेज इन ट्रेजेडीज रिवर्सल इन हिज फॉर्च्यून फ्रॉम हैप्पीनेस टू डिजास्टर। नो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 यहाँ पर राइट है गाइस, दोनों 2 और 3 यहाँ पर राइट हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट वन, ए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए टाइप ऑफ पोएम दैट कंटेन। एक ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है ये किस तरह की पोएम होती है, क्या होता है इसके अंदर देखेंगे 4 ऑप्शन में। ए सिंगल स्पीकर टॉकिंग टू हिमसेल्फ,
क्या ये होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग? नहीं। सेवरल स्पीकर्स टॉकिंग वन सब्जेक्ट, ये भी गलत है। वन इमेजिनरी स्पीकर टॉकिंग टू एन इमेजिनरी ऑडियंस, तो यही राइट हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसके अंदर जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है इसके अंदर एक इमेजिनरी स्पीकर होता है जो इमेजिनरी ऑडियंस से ही बातें कर रहा होता है। चलिए नेक्स्ट वन, इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सोलिटरी रिवर द सोलिटरी हाईलैंड लेस ईच, तो ये कहाँ से बिलोंग करती है? सोलिटरी रिवर में जो सोलिटरी है, हाँ, ये किस से बिलोंग करता है? एक गर्ल फ्रॉम आयरलैंड से बिलोंग करता है, या फिर एक गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, या फ्रॉम अरेबियन सेंट, कहाँ से बिलोंग करता है गाइस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लड़की है स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है, वो स्कॉटिश लैंग्वेज में गा रही होती है अपना गीत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट रिटन बाई जॉन गाल्सवर्दी, इनमें से कौन सा प्ले है जिसे जॉन गाल्सवर्दी ने नहीं लिखा है? जस्टिस को लिखा है, सिल्वर बॉक्स को लिखा है, स्ट्राइप्स को भी लिखा है, तो एप्पल कार्ट जो है इसको नहीं लिखा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, ए फेबल इज ऑल्सो कॉल्ड, एक फेबल को और क्या कहते हैं? तो जो फेबल है इसको द कॉमेडी ऑफ पैरेबल, एप्लोग, या प्रोवर्ब, या एग्जाम्पलम, इसको कहते हैं गाइस एप्लोग। जो फेबल है इसको एप्लोग भी कहते हैं। फेबल एनिमल्स पर आधारित एक स्टोरी होती है जिसका कुछ मोरल भी होता है, जो कुछ मोरल हमें देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, शेक्सपियर प्लेज लव्स लेबर लॉस्ट इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ, जो शेक्सपियर का प्ले है लव्स लेबर लॉस्ट, ये किसका एग्जाम्पल है? इनमें से किसका एग्जाम्पल है? कॉमेडी ऑफ आइडिया है, द कॉमेडी ऑफ मैनर है, प्रॉब्लम प्ले है, या रोमांटिक कॉमेडी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द कॉमेडी ऑफ मैनर का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, लव्स लेबर लॉस्ट। नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज नोन फॉर हिज एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल, इनमें से कौन सा राइटर है जो अपने एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा गाइज। फ्रांसिस बेकन जो है अपने प्रोज स्टाइल के लिए, एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यहाँ पर भी प्रीपोजिशन पूछी गई है। प्रीपोजिशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इसे भी अच्छे से तैयार करना है टॉपिक को हमें। मालती इज फेड अप विद द वेदर, इसका राइट हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। मालती इज फेड अप विद द वेदर। ठीक है, नेक्स्ट वन पर चलते हैं। मार्क द पार्ट विद द एरर, रीड द फोर ऑप्शन एट द पार्ट ऑफ वन सेंटेंस दैट इज गिवन, यहाँ पर भी हमें एरर पार्ट को फाइंड आउट करना है। दिस काइंड ऑफ apparel seem to be expensive but it is relatively affordable to maintain, तो यहाँ पर जो मिस्टेक हमें देखने के लिए मिल रही है गाइस, ऑप्शन नंबर ए आप देखेंगे, दिस काइंड ऑफ apparel। ठीक है, दिस काइंड ऑफ apparel नहीं होता है, दिस काइंड ऑफ apparel होता है, seem to be expensive, तो यहाँ पर दिस की जगह आ जाएगा दिस। चलिए नेक्स्ट वन, द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है डिसनमेंट की। डिसनमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? तो जो डिसनमेंट है इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है DISCERNMENT। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, इनमें से जॉन गाल्सवर्दी का कौन सा वर्क नहीं है? स्वान सॉन्ग लिखा है गाल्सवर्दी ने, द थोन, सेंट प्रोग्रेस, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस, तो ये इन्हीं के वर्क हैं गाइज। जो द थोन है ऑप्शन नंबर बी गाइज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को इन्होंने नहीं लिखा है। ये जो द थोन है ये वर्ड्सवर्थ का वर्क है गाइज, जो थोन है ये वर्ड्सवर्थ का वर्क है। चलिए नेक्स्ट वन, इसका राइट आंसर द थोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लैप मीन्स सॉफ्ट लाइडियन एयर मैरिड टू इमोर्टल वर्स सच एज द मीटिंग सोल में पायर्स इन नोट्स विद मैनी ए विंडिंग बोट द अबव लाइन अपीयर इन। देखिए लाइन से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं थोड़ा सा। लैप मीन्स सॉफ्ट लाइडियन एयर्स, खुशी की बात हो रही है गाइज, और मैरिड इन मोर्टल वर्स, तो यहाँ पर इल पेंसिलोसो लेसिडस है, सॉन्ग फ्रॉम आर्केड्स है, तो ये तो दोनों तो
एलिजी ही हो गई हैं लेसिडस, और आर्केड्स में तो ये लाइनें नहीं हो सकती हैं, इल्पेंसरोस में से भी नहीं हो सकती हैं। तो जो एल एलेग्रो वर्क है, ठीक है, जॉन मिल्टन का, उसी की ये लाइनें हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कोक्सन इन इज ए करेक्टर इन, कोक्सन कहाँ पर देखने के लिए मिलता है हमें? तो जो कोक्सन है ये करेक्टर है जस्टिस का, ठीक है, जस्टिस का ये करेक्टर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। जॉन गाल्सवर्दी ने जस्टिस को लिखा है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए क्लोजेट ड्रामा। एक जो क्लोजेट ड्रामा होता है वो क्या होता है, उसके 4 ऑप्शन से हम देखेंगे कि इसके लिए क्या राइट है इसके बारे में। एक मिनट का। इट इज़ ए ड्रामा फुल ऑफ ट्रीचरी एंड इंट्राइग्यूज। बी, ए क्लोजेट ड्रामा एसेंशियली हैज़ डबल प्लॉट। ये भी नहीं है। ए क्लोजेट ड्रामा इज intended to breed rather than to be staged in a theater. It deals with gentlemen and ideals living in a polished society. तो गाइज यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो एक क्लोजेट ड्रामा होता है इंटेंडेड टू बी रीड रेदर देन टू बी स्टेज इन थिएटर। थिएटर में स्टेज करने की बजाय उसको रीड करना ज़्यादा पसंद किया जाता है, वो पढ़ने के लिए होता है, ना कि परफॉर्मेंस करने के लिए, जो क्लोजेट ड्रामा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज़ रिटन द लाइन। ये जो लाइनें हैं इनमें से कौन से ऑथर ने लिखी हैं? फॉर फियर ऑफ विच हियर, डरने के लिए यहाँ पर क्या है? दिस दाउ इज अनबेड एर यू वर बोर्न वॉज ब्यूटी समर डेट। ठीक है, तो ये लाइनें हैं गाइज शेक्सपियर की। फॉर फियर ऑफ विच हियर, ये लाइनें हैं शेक्सपियर के सोनेट से ये लाइनें ली गई हैं गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जो शेक्सपियर का जो सोनेट है उससे ये लाइनें ली गई हैं। चलिए, सोनेट नंबर 104 है ये गाइस, यहाँ से ये लाइनें ली गई हैं 104। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर भी हमें एरर पार्ट को फाइंड आउट करना है। 15 माइल्स, अब जब हम दूरी की बात करते हैं गाइस तो कभी भी जो वर्ब है उसे प्लूरल में यूज़ नहीं करते हैं। लॉन्ग वे टू वॉक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट हो जाएगा। आर की जगह क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा, ठीक है, ये इज आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, एज ए ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग टू द। जॉन गाल्सवर्दी किससे बिलोंग करते हैं? एज ए ड्रामेटिस्ट रोमांटिक रोमांटिक ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, या फिर साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, या रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन एंड पाइनेरो। तो गाइज यही इसका राइट है। जॉन एंड पाइनेरो से ये रियलिस्ट ट्रेडिशन जॉन एंड पाइनेरो से बिलोंग करते हैं जॉन गाल्सवर्दी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका ग्रामेटिकल स्टेटस पूछा गया है यहाँ पर। वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट टू राउंड द केप ऑफ गुड होप, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टू राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज, ये वर्ब है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, स्टोरी इन वर्स और प्रोज विद ए डबल मीनिंग इज पॉपुलरली नॉन एज। वर्स में जो स्टोरीज होती हैं प्रोज में, तो वो डबल मीनिंग जिनकी होती है उसे दूसरा किस नाम से बुलाते हैं या किस नाम से जाना जाता है उसे? तो इसे कहते हैं गाइस एलिग्री। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, एलिग्री कहते हैं इसको। नेक्स्ट वन, द प्रोज गॉथिक नॉवल डिनोट्स। प्रोज में जो गॉथिक नॉवल होते हैं वो किसे डिनोट करते हैं? ऑप्शन फोर ऑप्शन में से हम फाइंड आउट करेंगे। द मेडाइवल टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क, ए टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज़ बीन सेट इन द मिडिल एज, ऑफन suffused with gloomy castle, a novel full with mysteries, or in modern age a type of fiction with exotic setting। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? तो गाइस यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है यही इसका राइट हो जाएगा। जो गोथिक नॉवल होते हैं टाइप ऑफ प्रोज या फिक्शन के टाइप के होते हैं, विच हैज़ बीन सेट इन द मिडिल एज, ऑफन सफिस्ड विद ग्लोमी कैस्टल।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, 85 से 88 तक हमें क्या करना है, ट्रांसफर एज पर डायरेक्शन गिवन इन देयर ब्रैकेट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम चॉइस गिवन। अच्छा, अकॉर्डिंग दैट हमें चूज करना है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है हर एक सेंटेंस के लिए, तो चलिए देखते हैं। द एप्पल वाज टू सोर टू ईट, तो यहाँ पर टू को रिमूव करना है, हमें टू को क्या करना है, रिमूव करना है, और हमें एक सेंटेंस बनाना है टू रिमूव करने के बाद। द एप्पल वाज वेरी सोर, ये नहीं होगा। द एप्पल वाज एक्सट्रीमली सोर, नहीं। एप्पल वाज सो सोर दैट इट कैन नॉट बी ईटन, तो जो वाज से है पास्ट का सेंटेंस है गाइस, कैन नॉट नहीं आएगा। द एप्पल वाज सो सोर दैट इट कुड नॉट बी ईटन, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। द एप्पल वाज सो सोर दैट इट कुड नॉट बी ईटन, क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो कुड नॉट इसके अंदर आएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट वन, द प्रेजिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर, इसको पैसिव में हम चेंज करेंगे, तो द गवर्नर से स्टार्ट होगा। द गवर्नर वाज अपॉइंटेड बाय द, नो ऐसे नहीं होगा, ही वाज, हाँ। द प्रेजिडेंट अपॉइंटेड हिम, हिम है ना यहाँ पर, हिम है, तो ही से स्टार्ट होना चाहिए सेंटेंस पैसिव के लिए, ही वाज अपॉइंटेड आ जाएगा इस तरह से। तो ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेजिडेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट वन, हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, इसका एसरेटिव सेंटेंस बनाना है गाइस, सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। एवरीवन वुड लव हिज कंट्री, एवरीवन शुड लव, हार्डली और सम पीपल, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। एवरीवन वुड लव हिज कंट्री, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाई यू, इसका एक्टिव बनाना है। वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाई यू, तो वाई शुड यू ब्लेम दैम, लेट यू नॉट ब्लेम दैम, ये गलत है। वाई यू शुड नॉट ब्लेम दैम, ये भी गलत है गाइज, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। वाई शुड यू ब्लेम दैम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट वन, द लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम, ये किस पोएम में आती हैं ये लाइनें, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, तो गाइस ये लाइनें आती हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, ये तो आपको पता ही होगा। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की ये लाइन है जो मिल्टन ने लिखी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। वो भी सेवा करते हैं जो खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं, ठीक है, इन लाइनों का मतलब है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन, किसने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग मैन, तो गाइज ये है हमारे एस.टी. कोलरिज, जिन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग कहकर पुकारा है। नेक्स्ट वन, मार्क द पार्ट विद द एरर, रीड द 4 ऑप्शन एट द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, यहाँ पर भी हमें एरर पार्ट फाइंड आउट करना है। इट वॉज मीरा हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द एंट्रेंस टू वेलकम ईच डेलीगेट, तो यहाँ पर ऑन देयर अराइवल है गाइस, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, इसमें एरर है, ऑन की जगह हो जाएगा एट देयर अराइवल, ठीक है, एट देयर अराइवल। चलिए नेक्स्ट वन, व्हाट इज राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम यहाँ पर पूछी गई है गाइस, तो पेट्रार्कन सोनेट की जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है ABBA CDE, तो ऑप्शन ए ही इसका राइट हो जाएगा। इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं, अब्बा अब्बा कैट कैट, जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मैंने इसे ऐसे ही याद किया था, अब्बा अब्बा कैट कैट करके, ठीक है, ABBA CDE। नेक्स्ट वन, लाइजेंडर इज ए करेक्टर इन, जो लाइजेंडर है ये कौन से प्ले का करेक्टर है, एक मिनट गाइस, तो गाइस जो लाइजेंडर है ये ए मिडसमर नाइट ड्रीम का करेक्टर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। किंग लियर में नहीं है, कॉमेडी ऑफ एरर में भी नहीं है, रोमियो और जूलियट का करेक्टर भी नहीं है, लाइजेंडर जो है मिडसमर नाइट ड्रीम का करेक्टर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विच फिगर ऑफ स्पीच टू बी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यहाँ पर हमें कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच देखने के लिए मिल रही है, 10,000 सा आई एट ए ग्लैंस, तो ये लाइनें ली गई हैं डैफोडिल से, जिसे लिखा है वर्ड्सवर्थ ने गाइस, और उन्होंने
यहाँ पर कहा है कि मैंने एक ही नज़र में 10,000 डैफोडिल्स को देख लिया। क्या ऐसा हो सकता है? तो ये कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें बता रहा है? क्या ये ऑक्सीमोरन है? नहीं। पन है? ट्रांसफर्ड एपिथेट है? नहीं। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इसमें हाइपरबली को बताया गया है। 10,000 सा एट ए ग्लैंस, ठीक है, हाइपरबली है ये। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? द टर्म नोवेल, नोवेल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ठीक है, प्रोज और फिक्शन नोवेल से रिलेटेड होता है गाइस, बिल्कुल। ए प्रोज नैरेटिव हैविंग कैरेक्टर्स एंड प्लॉट्स, ए ट्रीटाइज ऑन करंट सोशल प्रॉब्लम्स। जो नोवेल है उसमें कैरेक्टर भी होते हैं और प्लॉट्स भी होता है गाइस। और ए लिटरेरी फॉर्म दैट इज ड्राइव्स फ्रॉम इटालियन नोवेला, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा गाइस, क्योंकि ये करंट सोशल प्रॉब्लम से रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। जो नोवेल होते हैं करंट सोशल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उसमें जो पास्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर आधारित होता है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर। ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर इज, तो इनडायरेक्ट में से चेंज करेंगे। इसका क्या हो जाता है जब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो इज का वाज हो जाता है गाइस। और राम सेड ने, राम ने यहाँ पर प्रेज की है तो एक्सक्लेम्ड आएगा। राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है, कि दैट वाज ए लवली फ्लावर। दैट ए लवली फ्लावर तो यहाँ पर नहीं आएगा। ए और डी तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाते हैं गाइस, और बी और सी में से एक करेक्ट है। तो ये दैट ए लवली, यहाँ पर ए लवली आ गया है क्योंकि इसमें ए लवली कहीं पर है नहीं, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाता है। दैट ए लवली फ्लावर वाज, ठीक है, तो यहाँ पर दैट वाज ए लवली फ्लावर। ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू ऐसे, ऐसे के रेफरेंस में कौन सा सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है, पूछा गया करेक्ट नहीं है, इस पर भी ध्यान देना है गाइस, ठीक है, करेक्ट नहीं है। द ऐसे डिफर फ्रॉम ए ट्रीटाइज और डिसर्टेशन in its lack of pretension to be a systemic and complete exposition. An essay primarily discusses its subject in non-technical fashion. The essay discusses its subject with a liberal use of such devices as anecdotes, striking illustrations, and humor to augment its appeal. The formal essay is relatively personal. तो गाइस जो ऐसे के बारे में स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं वो सभी राइट हैं। ऐसे डिफर होते हैं और ये लैक ऑफ प्रिटेंशन होती है इनके अंदर, और सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट एक्सपोजिशन में ये जो है कमी होती है यहाँ पर। एन ऐसे प्राइमरली डिस्कस इस सब्जेक्ट इन नॉन टेक्निकल फैशन, नॉन टेक्निकल फैशन में डिस्कस होता है, होते हैं ये। और ऐसे डिस्कस इस सब्जेक्ट विद ए लिबरल यूज सच एज डिवाइस एज एनेक्डोट्स, ठीक है। तो ये सभी स्टेटमेंट्स राइट हैं। जो ऑप्शन नंबर डी है ये राइट नहीं है। फॉर्मल ऐसे कभी भी रिलेटिवली पर्सनल नहीं होते गाइस। जो फॉर्मल ऐसे होते हैं वो इनफॉर्मल ऐसे होते हैं जो पर्सनल होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, जो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट वन, इन ईच क्वेश्चन बिलोंग 4 ऑप्शंस ए बी सी डी आर गिवन, फाइंड आउट द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को पूछा गया है गाइस, जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है तो कौन कौन से हैं। 98 का देखते हैं, इनवर्टिब्रेट का करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो इनवर्टिब्रेट का जो करेक्ट स्पेलिंग है गाइस INVERTEBRATE होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, इनवर्टिब्रेट। एनिमल विदाउट स्पाइन होता है, इनवर्टिब्रेट जो होते हैं एनिमल विदाउट स्पाइन। ठीक है, स्पाइन, एक मिनट। तो ये इनवर्टिब्रेट का मतलब होता है गाइस। चलिए नेक्स्ट वन, आमलेट की स्पेलिंग पूछ ली गई है गाइस। आमलेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? तो जो आमलेट है इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, OMELETTE, आमलेट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन 100 पर चलते हैं। नेक्स्ट है कुजिन। कुजिन की जो स्पेलिंग होती है CUISINE होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसका मतलब होता है आर्ट ऑफ कुकिंग। इसका मतलब होता है आर्ट ऑफ कुकिंग।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, डायरिया की स्पेलिंग पूछी गई है गाइस। तो डायरिया की स्पेलिंग अक्सर पूछ ली जाती है, सारी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा याद रखना है इनको। 101 का डायरिया की स्पेलिंग क्या है? तो इसमें डबल आर आएगा गाइस, और डबल आर में DIA के बाद आएगा DIA डबल आर। आप देखेंगे किसमें है DIA डबल आर। HOEA भी आता है, लेकिन यहाँ पर EA दिया हुआ है और यहाँ पर डबल आर है नहीं गाइस। इसमें डबल आर है नहीं, इसमें डबल आर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए नहीं है और यहाँ पर डबल आर नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता है। डायरिया इस तरह से आएगा तब भी राइट होगा। और HOEA भी आएगा बाद में, HOEA यहाँ पर अगर होता तब भी ये राइट होता, ठीक है। नेक्स्ट वन, अमोंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल एलर्जी। इनमें से पेस्टोरल एलर्जी कौन सी नहीं है? विच इज़ नॉट एग्जाम्पल, एस्ट्रोफल है गाइस, और लेसिडस भी है, और थायरसिस भी पेस्टोरल एलर्जी है गाइस। तो जो एलर्जी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड हैं, ये पेस्टोरल एलर्जी नहीं है गाइस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। द फर्स्ट फोलियो, द फर्स्ट कलेक्शन एडिशन ऑफ शेक्सपियर प्लेज वाज एडिटेड बाय। जो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आया था, ठीक है, तो उसको किसके द्वारा एडिट किया गया था? तो ये थे हेमिंग एंड कॉन्डल गाइज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, हेमिंग एंड कॉन्डल के द्वारा इसको एडिट किया गया था फर्स्ट फोलियो को। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज। इनमें से कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जो उसके लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता है? मच अबाउट नथिंग, द टेम्पेस्ट तो उसका लास्ट ही है, स्वान सॉन्ग भी इसको कहते हैं, सिम्बलेन और विंटरटेल ये भी लास्ट में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। मच एडो अबाउट नथिंग जो है इनका लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता है, ये उनके फर्स्ट फेज में आते हैं। नेक्स्ट वन, फाल्डर इज ए करेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी में जो फाल्डर करेक्टर है गाइस, ये कहाँ पर आता है? तो फाल्डर आता है जस्टिस के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिल रही है? अलोन, अलोन, ऑल अलोन, अलोन ऑन ए वाइट वाइट। तो एक ही साउंड को, जो कॉन्सोनेंट साउंड है, उसको यहाँ पर बार बार रिपीटेशन हो रहा है गाइस। तो ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है जहाँ पर रिपीटेशन होता है बार बार कॉन्सोनेंट साउंड का, तो ये होता है एलिट्रेशन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी एलिट्रेशन है यहाँ पर, अलोन, अलोन, ऑल अलोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज दैट undertakes to discuss a matter, express a point of view, persuade us to accept a thesis on any subject or simple entertain। तो ये क्या होती है? कोई शॉर्ट कंपोजिशन होती है जो प्रोज की, दैट अंडरटेक टू डिस्कस मैटर, जो कुछ मैटर को डिस्कस करती है, ठीक है, एक्सप्रेस करती है कुछ पॉइंट ऑफ व्यू को हमें, और थीसिस ऑफ एनी सब्जेक्ट और व्यूज, ठीक है, सिंपली एंटरटेन के लिए, सिंपली एंटरटेन के लिए जो होता है ये, तो ये क्या होते हैं गाइस? ये होते हैं ऐसे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है उसका ग्रामेटिकल स्टेटस पूछ लिया गया है। एवरीबडी जॉइन हैंड एंड डांसेस राउंड। हर किसी ने अपने हाथ जॉइन किए और गोल गोल डांस किया, गोल गोल घूमे। तो यहाँ पर डांस राउंड क्या होना चाहिए गाइज? ये यहाँ पर होनी चाहिए डांस। जब किसी भी वर्ब को कोई वर्ड डिस्क्राइब कर रहा होता है तो उसको कहते हैं एडवर्ब। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये है इसका ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ब इसको कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिरिक फॉर्म पोएट्री इज नॉट ट्रू। यानी कि पोएट्री के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू नहीं है? ए लिरिक कंटेन 14 लाइन्स। लिरिक्स के बारे में, ठीक है, लिरिक्स के बारे में पूछा गया स्टेटमेंट, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर राइट नहीं है? तो ए लिरिक कंटेन 14 लाइन, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी लिरिक 14 लाइन का होगा। इससे ज़्यादा की भी हो सकती हैं, कम की भी हो सकती हैं पोएम्स। तो गाइस 14 लाइन का तो सिर्फ सोनेट ही होता है, पहला ही गलत हो जाता है। बाकियों को भी देख लेते हैं। इट यूजुअली एक्सप्रेसेस द फीलिंग एंड थॉट्स ऑफ ए सिंगल स्पीकर। ये सही है, सिंगल स्पीकर्स के द्वारा कुछ थॉट्स को एक्सप्लेन किया जाता है,
एक्सप्रेस किया जाता है। द ग्रीक आइडेंटिफाइड द लिरिक्स ए सॉन्ग रेंडर्ड, ये भी टू द अकम्पनीमेंट ऑफ ए लायर, हाँ बिल्कुल लायर से ही बना है ये लिरिक्स सब। और ए लिरिक पोएम में बी ए ब्राइफ एक्सप्रेशन ऑफ ए मूड, बिल्कुल ये मूड पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। लिरिक कंटेन 14 लाइन, इसमें 14 लाइन नहीं होती हैं, सोनेट में होती हैं गाइज 14 लाइन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द टर्म कार्पे डाइम मीन्स, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कार्पे डाइम का मीनिंग क्या होता है। इसे दिया है होरिस ने गाइज कार्पे डाइम को, और इसका मीनिंग होता है सीज द डे। जो कार्पे डाइम वर्ड है उसका मतलब होता है सीज द डे, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज ऑप्शन नंबर देखिए सीज द डे यहाँ पर दो जगह दिया हुआ है, बी और डी में, तो ये तो गलत है, ये सही नहीं है, डी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, सीज द डे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बायोग्राफी। बायोग्राफी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोर सभी को पूछा गया है गाइज, अच्छे से याद करना है सभी चीज़ों को। नेक्स्ट वन, सॉरी एक मिनट, बायोग्राफी के बारे में करेक्ट क्या नहीं है। इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मैन्स लाइफ्स। जो बायोग्राफी होती है हिस्ट्री होती है पर्टिकुलर मैन के जीवन की, लाइफ्स की। द नेम बायोग्राफी नाउ कैन नॉट रिलेट फुल अकाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सनस लाइफ। द नेम बायोग्राफी नाउ कैन नॉट रिलेटिवली फुल अकाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सनस लाइफ। नेक्स्ट है, इट इन्वॉल्व द अटेम्प्ट टू सेट फोर्थ कैरेक्टर्स, टेम्परामेंट एंड milieux as well as subject, activities and experience. Biography is a later day genre and we find biographies in 20th century. तो गाइज इसके बारे में जो ए बी सी हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, और जो ऑप्शन नंबर डी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 20th सेंचुरी से ही देखने को मिली हैं, ये इससे पहले भी थी और बाद में भी थी। तो गाइज जो बायोग्राफी हैं 20th सेंचुरी से पहले भी थी और बाद में भी लिखी गई हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट हो जाएगा, यानी कि ये सत्य नहीं है, बायोग्राफी के बारे में करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट वन, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन अकर्स। ये लाइनें वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम से ली गई हैं। आर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग अकर, इंपॉर्टेंट लाइनें हैं गाइज, और ये लाइनें ली गई हैं इमॉर्टलिटी ओड से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई इमॉर्टलिटी ओड जो है उसी से लाइनें ली गई हैं, आर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग अकर, ठीक है। फॉरगेटिंग यानी कि हमारा जो बर्थ होता है वो एक नींद की तरह ही होता है, सो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। नेक्स्ट वन, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर प्लेज इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम्स। जो शेक्सपियर का टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है वो किस कैटेगरी में आता है शेक्सपियर के प्लेज में। ये अर्ली कॉमेडीज़ हैं या मैच्योर कॉमेडीज़ हैं या समरी हैं या फिर या लास्ट प्लेज हैं इनके। तो गाइज ये आता है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना अर्ली कॉमेडीज़ के अंदर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यहाँ पर करेक्ट भी पूछी गई हैं और जो करेक्ट नहीं है वो भी पूछी गई हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से याद करना है। देखिए क्या है ये, ऑटोबायोग्राफी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, देखते हैं। एंड ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी ए कनेक्टेड नैरेटिव। भाई यही गलत हो गया है, ये तो नैरेटिव तो होती है, नैरेटिव क्यों नहीं होती है। एंड ऑटोबायोग्राफी इज़ द स्टोरी ऑफ पर्सनस लाइफ रिटन बाय द पर्सन, बिल्कुल ठीक है, ये एक व्यक्ति की पर्सनल लाइफ स्टोरी होती है और उसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई होती है। मेमो डील एट लीस्ट इन पार्ट विद पब्लिक इवेंट एंड नोटेड पर्सन, ये मेमोर के बारे में दे दिया गया है गाइज, जो मेमोर होती हैं। और सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी इज ए डिवाइस ऑफन यूज इन द नोवेल, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। जो ऑटोबायोग्राफी है वो कनेक्टेड होती है और नैरेटिव भी होती है, तो ये इसका रॉन्ग दिया हुआ है ए स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ जॉन गाल्सवर्दी पुट फॉरवर्ड जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज़ ऑन द ड्रामा। तो जो जॉन गाल्सवर्दी के आइडियाज़ हैं ड्रामा पर वो किस में देखने के लिए मिलते हैं, तो ये इनका एक वर्क है गाइस, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा और यही सबसे इनका पॉपुलर ऐसे भी रहा है, इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, सबसे फेमस ऐसे रहा है ये इनका। नेक्स्ट वन,
चूज वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। यहाँ पर भी वन वर्ड चूज करना है इस फ्रेज के लिए हमें। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड फ्रॉम एविल, इसका मतलब जो होता है इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड फ्रॉम एविल, जो बुराई होती है उससे छुटकारा पाने में जो असमर्थता प्रकट की जाती है, यानी कि बुराई से पीछा छुड़ाने में जो असमर्थ होते हैं उनके लिए वन वर्ड यहाँ पर चूज करना है हमें। तो यहाँ पर जो वन वर्ड है इसके लिए इनकॉरिजिएबल है गाइज, इनकॉरिजिबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर प्रीपोजिशन चूज करनी है। इट वॉज वेरी जेनरस डैश यू टू ऑफर टू हेल्प मी, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इट वॉज वेरी जेनरस। तो यहाँ पर ऑफ यू होना चाहिए, इट वॉज वेरी जेनरस ऑफ यू टू ऑफर टू हेल्प मी। अबाउट यू, फ्रॉम यू और फॉर यू तो हो नहीं सकता गाइज, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, दाउ हैडस्ट ए वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक द सी, दाउ हैडस्ट ए वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक द सी, प्योर एज द नेक्ड हेवंस मजेस्टिक फ्री, अबोव लाइन आर रिटन बाई। किसने लिखा है इन लाइनों को गाइज, तो ये लाइन जो लिखी गई हैं गाइस ये लंदन 1802 की लाइनें हैं गाइस, और इसे लिखा है वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के लिए, ये मिल्टन के लिए लिखी गई हैं वर्ड्सवर्थ के द्वारा, ठीक है। दाउ हैडस्ट वॉइस वाज साउंड वाज लाइक द सी। नेक्स्ट वन, देखिए गाइस यहाँ पर एक पैराग्राफ है जिसमें हमें फिल करना है। इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक each of which has been numbered. These numbers are printed below the passage and against each 4 words are suggested, one of which is the right answer. Find out the appropriate word in each case. हर एक केस में हमें appropriate word को चूज करके फिल अप करना है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, buildings do not make university dash university, it is the teacher and 119 का हम देखते हैं ऑप्शन में, बिल्डिंग डू नॉट मेक यूनिवर्सिटी के बीच में क्या आएगा, तो यहाँ पर आना चाहिए मेक अ यूनिवर्सिटी, एंड द और वन नहीं आएगा, 119 का बी। अब देखते हैं, वापस चलते हैं, बिल्डिंग डू नॉट मेक अ यूनिवर्सिटी, इट इज़ द टीचर एंड 120 का देखते हैं क्या होगा, इट इज़ द टीचर एंड एम्प्लॉयज़ ऑफिसर्स पुपिल द वॉइस चांसलर। तो क्या होना चाहिए, टीचर और एम्प्लॉय का तो और ऑफिसर्स का कोई मतलब नहीं है गाइस यहाँ पर, तो यहाँ पर होना चाहिए पुपिल। जो पुपिल है गाइस, जो टीचर हैं और शिष्य हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आ जाएगा। जो टीचर हैं और शिष्य हैं उन्हीं से मिलकर बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन देखते हैं हम, हाँ, the teacher and pupil at their pursuit of knowledge which, next one 121 का which dash the soul of a university, जो एक यूनिवर्सिटी की सोल को क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर 21 का देखते हैं, ए होगा, ठीक है। 121 का होगा मेक, विच मेक, ठीक है, हाँ, नॉलेज विच मेक द सोल ऑफ ए यूनिवर्सिटी, जो एक यूनिवर्सिटी सोल को बनाते हैं। द यूनिवर्सिटी इज़ द एक्यूरेटली, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर गाइस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट वन, यूनिवर्सिटी इज़ द सेंचुरी ऑफ द लाइफ डैश लाइफ ऑफ ए कंट्री। हाँ, यूनिवर्सिटी 122 का देखते हैं क्या है, 122 का जो हो जाएगा सोशल ह्यूमन नेशनल इंटेलेक्चुअल, तो इसमें से 122 का आ जाएगा इंटेलेक्चुअल आना चाहिए गाइस, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल। नेक्स्ट वन पर चलते हैं, देखिए यहाँ पर 122 का सेंचुरी ऑफ द इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ ए कंट्री, द हेल्दी रूट ऑफ नेशनल लाइफ आर टू बी फाउंड इन द पीपल डैश आर द वेल springs of national awakening found in the people। 123 दे होना चाहिए यहाँ पर क्योंकि उनके बारे में बात हो रही है। इन द पीपल दे आर द वेल स्प्रिंग नेशनल अवेकिंग, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के बारे में बात हो रही है।
तो यहाँ पर देखते हैं यू, वी और हु नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस है हमारा कंप्लीट हो चुका है, फाउंड इन द पीपल, और फुल स्टॉप आ गया है, तो सेंटेंस कंप्लीट है गाइस। अगर सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता तो हु यहाँ पर हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब करेंगे हम दे का यूज। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर द वेल स्प्रिंग नेशनल अवेकिंग, दे आर द स्पिरिट बिहाइंड रिवोल्यूशनरी डैश ऑफ सोसाइटी। रिवोल्यूशनरी ये आएगा रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स आएगा। हाँ, मूवमेंट्स होता है ना, रिवोल्यूशनरी अचीवमेंट्स, मोमेंट नहीं, मूवमेंट आएगा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी मूवमेंट। नेक्स्ट वन और लास्ट रह गया है गाइस, व्हेन वी गिव एजुकेशन वी स्टार्ट ए फॉर्मेट ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल आएगा गाइस, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। प्रिंसिपल जो सिद्धांत होते हैं गाइस, इसकी स्पेलिंग है ये PRINCIPLES, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो ये थे गाइस 125 क्वेश्चंस इस क्वेश्चन पेपर से। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स, और पढ़ते रहिए गाइस, स्वस्थ रहिए, गुड बाय।